गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम व्याकरण के एक नए भाग के साथ में अध्ययन करने जा रहे हैं। वो नया भाग है अपने पास में शब्द विचार। शब्द विचार को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि शब्द क्या है, अर्थात शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसी न किसी भाषा में अपनी ध्वनि व्यवस्था के साथ में, शब्द रचना के साथ में एक निश्चित और एक सुनियोजित अर्थ प्रणाली के साथ में भाषा में वो प्रयुक्त होते हैं और भाषा में प्रयुक्त होकर के वह अलग अलग रूपों में अपनी भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो शब्द कहलाती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। इसी शब्द को अगर हम परिभाषा के रूप में लेकर देखते हैं कि शब्द क्या है, अर्थात शब्द किसे कहते हैं, तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने जो सार्थक ध्वनि समूह का जो रूप होता है, उस सार्थक ध्वनि समूह के रूप को ही शब्द कहा जाता है। और उसी शब्द का पूर्ण विश्लेषण करना, उसी शब्द का पूर्ण अध्ययन करना ही एक मिलकर के व्याकरण का भाग बन जाता है और उस भाग को हम कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत अगर हम इसी शब्द को अगर एक विश्लेषण रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले अपने पास में आता है कि ये जो शब्द भेद है, अर्थात हम कह सकते हैं शब्दों का एक वर्गीकरण, जिसको हम नाम दे सकते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों के इस वर्गीकरण के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो सार्थक जो ध्वनि समूह भाषा में सम्मिलित है उनका वर्गीकरण, यानी कि कह सकते हैं कि जो शब्द भेद है वो कितने प्रकार से होता है। अगर इन्हीं शब्दों के वर्गीकरण या शब्द भेद के आधार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर शब्द अपने पास में 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हम शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं। 4 प्रकार के उन शब्दों में पहला जो अपने पास में शब्द है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। दूसरा हम लेते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद, और तीसरा लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद, और चौथा भाग बनता है यहाँ प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। यानी कह सकते हैं कि उस भाषा में समाहित ध्वनि के सार्थक समूह को जो शब्द हम कहते थे वह वर्गीकरण या शब्द भेद के आधार पर 4 भागों में बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। इन चारों के आधार को लेते हैं तो जो पहला अपने पास में यहाँ बन रहा है उत्पत्ति के आधार पर। जब इस उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का अगर हम वर्गीकरण करते हैं या इसको मानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। उसी प्रकार रचना के आधार पर शब्द भेद को अगर हम लेकर के देखते हैं तो रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम नाम दे सकते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे को हम नाम दे सकते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे को हम नाम दे सकते हैं योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में जो तीसरा अपने पास में जो शब्द भेद है जिसको हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद को अगर हम लेकर देखते हैं तो बेटा अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार के भेदों के आधार को लेते हैं। जो पहला यहाँ पर बनता है वो है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द, और तीसरा है व्यंजक शब्द।
यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। उसके बाद में बेटा चौथे वर्गीकरण के आधार को लेते हैं जो प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को अगर हम लेकर के देखते हैं तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब यहाँ पर देखिए कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द को हम पढ़ने से पूर्व यहाँ देखेंगे कि विकारी और अविकारी क्या है, अर्थात विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द को अगर लेते हैं तो विकारी शब्द क्या है, यानी कि भाषा में वे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के आधार पर उसमें परिवर्तन या एक नई विशेषता आ जाती है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और उन्हीं विकारी शब्दों को जब हम शब्द भेद के आधार पर और उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो कह सकते हैं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि इन विकारी शब्दों के अगर शब्द भेद को अगर हम लेकर के देखते हैं तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के आधार पर उनमें परिवर्तन या विशेषता ला सकते हैं। विकारी शब्दों के उस 4 शब्द भेद को अगर हम लेते हैं तो वो 4 प्रकार हैं अपने पास। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। उसके बाद में इसका प्रयोग के आधार पर जो दूसरा भेद है अपने पास अविकारी। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय शब्द कह सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अविकारी शब्द क्या है, अर्थात अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और विभक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील शब्द होते हैं वे अपरिवर्तनशील शब्द ही अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द होते हैं या अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि अविकारी शब्दों को जब हम शब्द भेद के अंतर्गत अगर लेते हैं तो जो अविकारी शब्द हैं वो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। वो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पर देखिए कि क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द थे वो हम उसको अव्यय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन सकता है अपने पास क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए कि यहाँ पर जो प्रयोग के आधार पर अपने पास में 2 शब्द थे, विकारी और अविकारी। इसका अध्ययन करने के बाद हम अपने फर्स्ट नंबर वाले पर फिर आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को अगर हम लेते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद थे वो 4 प्रकार के थे। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा तत्सम शब्द को अगर हम लेते हैं तो अगर हम किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं तो उस भाषा का अध्ययन करने से पहले जो यहाँ पर भाषा में जो छोटे छोटे वाक्य हमारे द्वारा बोले जाते हैं, छोटे छोटे वाक्य हमारे द्वारा लिखे जाते हैं या छोटे छोटे वाक्यों को हम सुनते हैं और सुन करके हम किसी न किसी रूप में उस शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की हम कोशिश करते हैं और यह जानने का हम प्रयास करते हैं कि जिस शब्द का हम या जिस शब्द को हम बोल रहे हैं, जिस शब्द को हम लिख रहे हैं या जिस शब्द को हम सुन रहे हैं वो कहाँ से आया, कैसे बना, किस भाषा से इस शब्द को लिया गया है और उस भाषा के आधार पर जिस शब्द का हम अध्ययन कर रहे हैं वह क्या अर्थ प्रकट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इनका हम पूर्ण विश्लेषण करने से पूर्व देखना हमें यह है कि जो अपने पास में है तत्सम शब्द, ये तत्सम क्या है। अब पीछे की कक्षाओं में देखो बेटा हमने पढ़ा था
कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। अर्थात हिंदी भाषा में जितने भी शब्द अपभ्रंश होकर के जो आए हैं, समाहित हुए हैं, वो सब संस्कृत भाषा की देन है। क्योंकि वैदिक साहित्यों को अगर हम अध्ययन करके देखते हैं या अन्य हमारे उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों को अगर अध्ययन करके देखते हैं तो कहीं ना कोई भाषा ऐसी है जिनका उसमें समाहित रूप है, और वह समाहित रूप है वो है अपने पास में तत्सम शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं। अब यहाँ पर देखिए कि तत्सम का हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पर पहला ले रहे हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द के अर्थ को अगर लेते हैं तो देखिए इसका डिवाइड करने पर, वर्ण वियोजन करने पर या इसको तोड़ने पर यहाँ पर दो रूप निकलते हैं। एक है अपने पास तत् और दूसरा है सम। अब यहाँ पर तत् शब्द को लेते हैं तो ये अपने पास में संस्कृत का सर्वनाम शब्द का रूप है, और सम को अगर लेकर के देखते हैं तो ये संस्कृत भाषा के एक उपसर्ग का रूप है। इसका मतलब ये तत् सर्वनाम शब्द है और सम उपसर्ग रूप है। तो और ये दोनों ही शब्द संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसका मतलब जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है तत् प्लस दूसरा है सम से मिलकर के यहाँ पर जो रूप बना है वो है तत्सम। अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्सम का अर्थ है उसके समान। अब यहाँ पर देखिए कि तत्सम का अर्थ क्या हो गया, उसके समान। अब यहाँ पर उसके समान के अगर रूप को लेते हैं तो उसके समान जो अर्थ प्रयुक्त करने वाला रूप है वो है तत्सम। अब यहाँ पर तत्सम शब्द को अगर हम परिभाषा के रूप में बदलें, यानी कि ये कहें कि हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो हम तत्सम शब्द किसे कहेंगे, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन हुए ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर तत्सम शब्दों की अगर परिभाषा का अगर आधार लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे शब्द, अब वे कौन से शब्द, वे संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन हुए ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से अगर लें तो इन तत्सम शब्दों को अगर यहाँ लेकर के देखते हैं उष्ट्र, अगर उष्ट्र शब्द को लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि उष्ट्र संस्कृत भाषा में ऊँट को, यानी कि संस्कृत भाषा में उष्ट्र होता है, हिंदी भाषा में उसको ऊँट कहा जाता है। अगर यहाँ पर ले लें खग, अब खग संस्कृत भाषा में खग होता है, जबकि इसका जो तद्भव हिंदी में जो रूपांतरण होता है जिसको हम कह सकते हैं पक्षी। फिर उसके बाद में अगर लेते हैं कर्ण, तो संस्कृत भाषा में जो तत्सम शब्द होता है वो है कर्ण, और हिंदी भाषा में जैसे ही इसको बदलते हैं तो कर्ण का अर्थ होता है कान। तो अब यहाँ पर देखिए कि उष्ट्र है, खग है, कर्ण है, अग्नि है, ठीक है ना, दुग्ध है, घृत है, ठीक है ना, तक्र है, ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर बेटा अपने पास में है वो है तद्भव शब्द। अब यहाँ पर देखिए कि तद्भव शब्दों को अगर लेते हैं तो तद्भव शब्द क्या है, अब जस्ट उसका समानार्थी जो रूप है, तत्सम का जस्ट समानार्थी जो रूप है वो है तद्भव। अब तद्भव को भी अगर हम वैसे ही बदलें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा के अनुसार प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो अपभ्रंश होकर के, परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर जैसे शब्द को अगर हम लेते हैं, ये उष्ट्र,
उष्ट्र यहाँ पर अगर इसको हिंदी भाषा में लेते हैं तो हिंदी भाषा में लेने पर ही हो गया बेटा ऊंट। खग को अगर लेते हैं तो ये पक्षी। कर्ण को अगर लेते हैं ये हो गया कान। अग्नि को अगर लेते हैं ये हो गया आग। दुग्ध को अगर लेकर देखते हैं ये हो गया दूध। तक्र को अगर लेकर देखते हैं ये हो गया घी। घृत को लेकर के देखते हैं तो ये हो गया घी। तक्र को अगर लेकर के देखते हैं तो ये हो गया अपने पास छाछ। तो इसका मतलब ये जो उष्ट्र है, खग है, कर्ण है, अग्नि है, दुग्ध है, घृत है, तक्र हैं, ये सब शब्द मिलकर के तो क्या बन गए? तत्सम बन गए। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा में प्रयोग में यथावत प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ये जैसे संस्कृत भाषा में है वैसे के वैसे हिंदी भाषा में ये प्रयोग में लिए जाते हैं। इसका मतलब ये शब्द तो अपने पास में क्या बन गए? तत्सम बन गए। और जब हमने इनका अपभ्रंश कर दिया, यानी कि हिंदी में इनका रूपांतरण कर दिया, जबकि ये मूल तो किस भाषा के हैं? मूल तो ये संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन अपभ्रंश होकर के हिंदी भाषा में हमने इसको प्रयोग में ले लिया। जैसे यहाँ पर उष्ट्र को हमने ऊंट ले लिया, तो ये ऊंट अपने पास में क्या बन गया? ये तद्भव रूप बन गया। खग शब्द था, उसका हमने पक्षी ले लिया, ये अपने पास में तद्भव बन गया। अग्नि का हमने आग ले लिया, ये आग यहाँ पर तद्भव बन गया। दुग्ध का हमने यहाँ पर दूध ले लिया, ये यहाँ पर तद्भव बन गया। घृत का हमने घी ले लिया, ये यहाँ पर तद्भव बन गया। तक्र का हमने यहाँ छाछ ले लिया, ये अपने पास में तद्भव रूप बन गया। तो ऐसे जो शब्द बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। यानी एक हो गया तत्सम शब्द, दूसरा हो गया तद्भव शब्द। तो अब तत्सम और तद्भव शब्दों में बेटा आसानी से आप अंतर कर सकते हैं। तत्सम शब्द तो क्या है? यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन हुए जो के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, वे शब्द तो कहलाते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है यहाँ पर तद्भव शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका मूल तो संस्कृत भाषा है लेकिन अपभ्रंश होकर के और हिंदी भाषा में वो प्रयोग में लिए जाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब देखिए यहाँ पर बेटा तत्सम और तद्भव शब्दों की अगर हम सूची बनाएं या ऐसे हम शब्द लिखें जो तत्सम और तद्भव दोनों में आसानी से हम उसमें अंतर कर सकें, तो तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची के अगर आधार को लेते हैं तो एक तरफ हम लिखते हैं तत्सम शब्द और दूसरी तरफ लिखते हैं हम तद्भव शब्द। अब यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद में जो तीसरा यहाँ पर अपने पास में जो शब्द बनता है वो है देशज शब्द। अब देखिए कि देशज शब्द को अगर हम शब्दावली के आधार को लेते हैं तो वे आम बोलचाल की भाषा के शब्द, स्थानीय बोलियों के आधार पर बोले जाने वाले शब्द या लोकोक्ति और मुहावरों के आधार पर जो आम बोलचाल के लोगों की भाषा में जो प्रचलित शब्द होकर हिंदी भाषा में जो प्रयोग में लिए जाने लग गए, जिनका अध्ययन हम आगे पूर्ण विश्लेषण रूप से कर सकते हैं। उसके बाद में बेटा होता है विदेशज शब्द, यानी कि विदेशज शब्द का मतलब होता है जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं। देखा होगा कि हमारे भारत देश में प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक के अगर इतिहास का अगर हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो हमारा भारतवर्ष या हमारे भारतवर्ष में अनेक विदेशी जातियाँ आई। पहले फ्रांसीसी आए, फिर डच आए, फिर पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में मुग़ल आए, फिर अंग्रेज आए। तो उन विदेशी जातियों के साथ साथ उनकी संस्कृति भी उनके साथ में आई और उनकी जो संस्कृति के जो शब्द थे, उनकी भाषाओं के जो शब्द थे, जैसे डच भाषा को लेते हैं, पुर्तगाली भाषा को लेते हैं, फ्रांसीसी भाषा को लेते हैं, अरबी अर्थात उर्दू भाषा को लेते हैं, अंग्रेजी भाषा को लेते हैं। तो ऐसे उन विदेशी जातियों की संस्कृतियों के साथ साथ उनकी बोलियां, उनकी संस्कृतियां हमारे भारत में आई और एक आम बोलचाल की भाषा के आधार पर वह शब्दावली हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गई। आज जैसे अगर हम हिंदी को अगर लेकर के देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हम शब्द पढ़ते हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं लेकिन हम हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं, जैसे स्कूल, स्टूल, क्लास, बुक्स, स्टेशन, स्कूटर, पेन,
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं यानी विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में वो प्रयोग में लिए जा रही हैं। जैसे अगर हम मुगलों की भाषा को, उर्दू को या अरबी फ़ारसी को अगर लेकर के देखते हैं, तो आज उर्दू भाषा के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे इबादत है, मुबारक है, सलाम है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू भाषा के हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जा रहे हैं, तो वो विदेशी शब्द यहाँ पर बन गए। साथ ही साथ जैसे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, डच भाषा के शब्द हैं, तो ये जो सारे के सारे शब्द मिलकर के एक शब्दकोश का रूप बन गया। और वही शब्दकोश जब हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गया, तो वो शब्द बेटा मिलकर के बन गए यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर चौथा रूप दिया था, जिसको हमने नाम दिया था विदेशज शब्द। अब यहाँ पर देखिए कि तत्सम और तद्भव शब्दों की अगर सूची को लेकर के देखें, तो एक तरफ हम लिख सकते हैं तत्सम शब्द और दूसरी तरफ लिख सकते हैं तद्भव शब्द, ठीक है ना। अब यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों को अगर लेकर के देखते हैं, तो तत्सम शब्द क्या कौन कौन से हैं, उसको हम किस तरह हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको अगर संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो वो सारे के सारे शब्द मिलकर के तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर को आसानी से आप पहचान सकते हैं। जैसे बेटा अपने पास में है अज्ञानी। अब यहाँ पर देखिए कि अज्ञानी शब्द को अगर हम लेकर के देखते हैं, तो ये अज्ञानी शब्द तत्सम शब्द है, यानी कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अब जैसे ही हम इसको तद्भव में बदलें, ठीक है, या इसको अपभ्रंश रूप में मान करके इस अज्ञानी को अगर तद्भव शब्दों में अगर लाते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में रूप बनेगा, वो हो जाएगा बेटा अनजाना। तो ये अज्ञानी शब्द तो क्या है, तत्सम है, और अनजाना जो शब्द यहाँ पर बना है वो है तद्भव। अगर यहाँ पर जैसे अमावस्या, अब यहाँ पर अमावस्या शब्द को अगर अपन लेकर के देखते हैं, तो ये अमावस्या शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में अमावस्या होता है। अब जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में बदले हैं, तो तद्भव के रूप में बदलते ही ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास में मिल करके बने इसका तद्भव जो रूप बनेगा वो होगा अमावस, ठीक है। तो अमावस जो शब्द है वो तो है तद्भव, और अमावस्या जो शब्द है वो है तत्सम। उसके साथ में जैसे अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटो अक्षर शब्द को अगर लेते हैं, तो ये अक्षर शब्द क्या है, ये तत्सम है। अब हिंदी भाषा में जैसे ही हम इसको लेते हैं, तो ये अपने पास में हो गया आखर, यानी अक्षर तत्सम शब्द है और जो आखर शब्द है वो तद्भव है। अगर यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अमूल्य। अब इस अमूल्य को अगर लेते हैं, तो ये अमूल्य अपने पास में तत्सम है। अब तद्भव में जैसे ही इसको बदलते हैं, ये हो जाएगा अमोल, यानी कि जिसका कोई मोल नहीं है। तो इस तरह के जैसे जैसे रूप बदलते जाते हैं, शब्द बदलते जाते हैं, वो सारे के सारे तत्सम और तद्भव के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे आम्रचूर्ण, ठीक है। अगर यहाँ पर आम्रचूर्ण को अगर लेकर के देखते हैं, तो ये आम्रचूर्ण बेटा किसका रूप बन गया, ये अपने पास में तत्सम का रूप बन गया। अब जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में लें, तो तद्भव के रूप में लेते ही ये अपने पास में क्या बन गया, ये अपने पास में हो गया अमचूर, ठीक है। अगर अपने पास में जैसे शब्द आ गया अरण्य, अब यहाँ पर अरण्य शब्द को अगर लेते हैं, तो ये अरण्य तत्सम का रूप है। अब जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में, यानी कि अपभ्रंश, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो कि त्यों हम इसको हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। आपने देखा होगा पर्यायवाची शब्दों में अन्य शब्द आता है, तो इसका मतलब ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो कि त्यों हिंदी भाषा में हम इसको प्रयोग में ले रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में बदलें, तो ये अरण्य का जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा जंगल। तो ये जंगल जो शब्द है, ये तो हो गया अपने पास में तद्भव, और जो अरण्य शब्द है, ये अरण्य अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया अपने पास में तत्सम। अगर जैसे एला, अब देखिए कि यहाँ पर शब्दों को अगर लेते हैं एला, अब ये जो एला शब्द है ये संस्कृत है, यानी कि ये संस्कृत का शब्द है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। अब जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में लेते हैं, तो ये एला मिलकर के यहाँ पर तद्भव के रूप में चला जाएगा इलायची,
यानी कि एला को कहा जाता है इलायची, ठीक है ना। तो अब ये जो एला शब्द है ये तत्सम का है, इलायची शब्द को लेते हैं तो ये तद्भव है। अब वैसे ही जैसे उलुक, अब यहाँ पर देखिए कि उलुक शब्द को अगर लेते हैं तो ये उलुक तत्सम शब्द है, या सॉरी हाँ तत्सम शब्द है। अब जैसे ही इसको तद्भव में ले लें तो तद्भव में लेने पर ये अपने पास में क्या बन जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा उल्लू। तो उल्लू जो शब्द है वो तो है तद्भव, और उलुक जो शब्द है वो है तत्सम। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे बेटा वो शब्द बदलते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों में हम आसानी से अंतर ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जैसे अपने पास में आ गया कंटक। अब इस कंटक शब्द को अगर लेते हैं तो ये कंटक क्या है। अब कंटक शब्द के अर्थ को अगर लेते हैं तो कंटक का अर्थ होता है कांटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो कंटक है, ये कंटक तो अपने पास में क्या है, ये तत्सम है। अब इसको हम जैसे ही तद्भव में बदलेंगे तो तद्भव में बदलते ही ये अपने पास में क्या हो गया, कांटा। अब ये कांटा जो अगर शब्द आता है तो हमें देखना है कि वो तद्भव है, जबकि इस कांटा शब्द का जो मूल भाषा है, इस शब्द की जो मूल उत्पत्ति है वो कौन सी है, तत्सम है, यानी कि संस्कृत है। लेकिन अपभ्रंश होकर के, परिवर्तन करके हमने इस कंटक को यहाँ पर लिखा है कांटा। तो ये कंटक शब्द जो है यहाँ पर दिया गया है, ये कंटक तो अपने पास में तत्सम बन जाएगा और कांटा यहाँ पर तद्भव बन जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर हम और शब्दावली को, अगर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो ले सकते हैं। मान लीजिए बेटा अपने पास में है कोण, ठीक है। अब ये कोण शब्द को अगर लेते हैं तो जैसे ही हम इसको तद्भव में बदलते हैं तो ये कोण तद्भव में जाते ही क्या बन जाएगा, कोना। कोण मिलकर के क्या बन जाएगा, कोणा, है ना। तो ये कोने के रूप में आ जाएगा। अगर यहाँ पर अपने पास में आ गया बेटा वो कर्षक। अब यहाँ पर देखिए कि कर्षक शब्द को अगर लेते हैं तो कर्षक क्या है, कृषक होता है किसान, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी कृषक शब्द को अगर लेते हैं तो ये तद्भव के रूप में बदलते ही क्या हो गया अपने पास में, ये अपने पास में हो गया किसान। अगर अपने पास में आ गया क्षेत्र। अब इस क्षेत्र शब्द को अगर लेते हैं तो जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में बदलते हैं तो तद्भव के रूप में बदलते ही ये क्षेत्र अपने पास में किस रूप में चला जाएगा, ये चला जाएगा अपने पास में खेत के रूप में, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर तत्सम शब्द अपने पास में आ गया प्रस्तर, ठीक है। अब इस प्रस्तर शब्द को अगर हम जैसे लेते हैं तो ये प्रस्तर क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको तद्भव के रूप में बदलते हैं तो तद्भव के रूप में बदलते ही ये प्रस्तर शब्द मिलकर के क्या बन गया है यहाँ, पत्थर। तो ये पत्थर शब्द तो क्या है, तद्भव है, और प्रस्तर जो शब्द है वो यहाँ तत्सम है। अब जैसे यहाँ पर पाषाण। अब देखिए यहाँ पर इसी के जो समानार्थी रूप है, अब यहाँ पर है अपने पास में पाषाण। अब पाषाण शब्द को अगर लेते हैं तो यहाँ पर पाषाण क्या है, पत्थर है, ठीक है ना। अब पाषाण का जैसे ही अगर हम तद्भव रूप लिखें तो अब यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, पाहन। पाहन का मतलब भी क्या होता है, पत्थर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रूप बदल रहे हैं। अब मान लीजिए बेटा अपने पास में शब्द आ गया पंक्ति। अब ये जो पंक्ति शब्द है ये क्या है, तत्सम है। अब जैसे ही पंक्ति का अगर हम तद्भव रूप बनाते हैं तो तद्भव रूप बनाते ही ये अपने पास में क्या बन गया, ये अपने पास हो गया पंगत, है ना। जो पंक्ति शब्द है वो तत्सम है और इसका जैसे ही हम तद्भव रूप लिखते हैं वो हो जाएगा पंगत। तो पंक्ति तत्सम और पंगत तद्भव शब्द। जैसे बलिवृद्ध। अब देखिए यहाँ पर बेटा बलिवृद्ध, बलिवृद्ध शब्द को अगर लेते हैं तो बलिवृद्ध का मतलब क्या होता है ना। अब ये बलिवृद्ध शब्द जो संस्कृत में है और संस्कृत भाषा में बलिवृद्ध को बेल को कहते हैं। बेल जानते हो ना, बेल जो आम बोलचाल की भाषा में या क्षेत्रीय भाषा के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि जैसे अपन बोलते हैं ना नारा, वो होता है बलिवृद्ध, है ना। तो बलिवृद्ध शब्द को जैसे ही हम लेते हैं तो ये बलिवृद्ध शब्द मिलकर के क्या बन गया, ये अपने पास बन गया बेल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो बलिवृद्ध शब्द है वो है अपने पास में तत्सम और जो तद्भव शब्द है वो है अपने पास में बेल। अगर यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट रूप लेते हैं बेटा बधिर। अब बधिर शब्द को अगर लेते हैं,
अब देखिए यहाँ पर बधिर, बधिर का मतलब क्या होता है? बहरा। बधिर का अर्थ क्या होगा? बहरा। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको तद्भव में बदलते हैं तो तद्भव में बदलते ही ये अपने पास में हो जाएगा बहरा, जिसको कानों से सुनाई नहीं देता। और संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? मूक बधिर। अब जैसे मूक और बधिर यानी गूंगा बहरा। अब मूक जिसको आवाज़ नहीं आती हो, नहीं बोलने वाला, और बधिर का मतलब बहरा, तो हम मूक बधिर लेते ही हैं काम में शब्द से। तो वो सब क्या हैं? वो सब तत्सम शब्द हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो बिना परिवर्तन हुए हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस शब्दावली को जैसे जैसे हम लेकर के देखते हैं, हास्य। अब देखिए हास्य शब्द को अगर लेते हैं तो हास्य, ठीक है। अब ये हास्य मिलकर के किस रूप में चला जाएगा? ये चला जाएगा हंसी के रूप में। तो इसका मतलब ये हास्य जो शब्द है ये तो है अपने पास में तत्सम में, और ये जो हंसी शब्द है ये हो जाएगा अपने पास में तद्भव में।